तो एक बार देख लेते हैं। कल हमने टीएलबी वाले क्वेश्चन किए थे हिट और मिस के, है ना। इसमें क्या था, डायरेक्टली अगर हमको कोई पेज की रिक्वेस्ट जनरेट होती है तो पहले हम कहाँ जाते हैं, पेज टेबल में, वहां पे ढूंढते हैं किस फ्रेम में पड़ा है। फिर डायरेक्टली उस फ्रेम में से जाके मेन मेमोरी के फ्रेम में से हम डाटे को एक्सेस कर लेते हैं, है ना। यानी हमारे सेकेंडरी मेमोरी का फ्रेम किस में पड़ा होता है, मेन मेमोरी के, सेकेंडरी मेमोरी का पेज मेन मेमोरी के किसी फ्रेम में पड़ा है, तो हमें जो भी सेकेंडरी मेमोरी की सीपीयू हमेशा जो जनरेट करता है, ध्यान रखना, वर्चुअल एड्रेस करता है, मतलब सेकेंडरी मेमोरी का एड्रेस। बट हम लोगों ने वो चीज शिफ्ट कर रखी होती है मेन मेमोरी में, तो मेन मेमोरी के किस फ्रेम में पड़ा है हमें, तो वो एड्रेस चाहिए। तो वो कहाँ पड़ा होता है, पेज टेबल में। तो हम उस पेज को देखते हैं पेज टेबल में कि किस फ्रेम में पड़ा है। फिर हमें फ्रेम नंबर पता चलता है तो हम फ्रेम नंबर से ले लेते हैं। अब था क्या यहाँ पे, कि मेन मेमोरी में ही स्टोर होती है आपकी पेज टेबल, और मेन मेमोरी से ही आपको डेटा एक्सेस करना है, क्योंकि मेन मेमोरी का कुछ पार्ट यूज होता है ना, मतलब जहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है या और भी अदर इंफॉर्मेशन हम स्टोर करके रख सकते हैं। तो बस, तो पेज टेबल के यानी मेन मेमोरी के दो एक्सेस लगते थे। तो उस काम को बचाने के लिए हमने क्या लगा दिया, एक टीएलबी, क्योंकि ये तो कैशे है, तो इसको एक्सेस करने का टाइम कम होगा। तो बार बार हमें जाके पेज टेबल में नहीं ढूंढना पड़ेगा, तो मेमोरी का एक एक्सेस बचा लेंगे। तो वो क्वेश्चन आता है कि टीएलबी का एक्सेस टाइम तो बहुत कम होगा मेन मेमोरी की कंपैरेटिवली, उसका हिट रेशियो दे रखा होगा, इस तरीके से क्वेश्चन आपका बन जाता है। ठीक है। फिर डिमांड पेजिंग का एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, जिसमें डिमांड पेजिंग की जरूरत कब पड़ती है, मान लीजिए आपने पेज ढूंढा, वो मेन मेमोरी में प्रेजेंट नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, सीपीयू को होल्ड करते हैं, सेकेंडरी से मेन मेमोरी में ट्रांसफर करते हैं, फिर सीपीयू अपना काम आगे कंटिन्यू करता है। तो अगर मेन मेमोरी में कोई चीज नहीं मिलती है, ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, उसको क्या बोलते हैं, पेज फॉल्ट बोलते हैं। मिलने को क्या बोलते हैं, कि पेज हिट हो गया। तो अगर पेज फॉल्ट होता है तो इसका मतलब आप सेकेंडरी मेमोरी से डेटा को ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे, मेन मेमोरी में। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन आया था कि पेज फॉल्ट का रेशियो इतना दे रखा है, पेज फॉल्ट का सर्विस टाइम इतना दे रखा है, मेन मेमोरी को एक्सेस करने का टाइम इतना दे रखा है। अब बच्चों देखो, मेन मेमोरी को एक्सेस करने के टाइम से पेज फॉल्ट का टाइम तो ज्यादा ही होगा, होगा या नहीं आकांक्षा। जी। क्योंकि मेन मेमोरी को आप एक्सेस करेंगे तब आपको पता चलेगा मेन मेमोरी में पेज है नहीं, तब आप हाँ वहां पे जी। जाएंगे, है ना। तो कट कल हमने ये हाँ। वाले क्वेश्चन दोनों तरीके के कर लिए थे, इसके फॉर्मूला ये बन गया था। ठीक है। सेगमेंटेशन की कल मैंने आपको बात बताई थी, ये क्या है, यूजर व्यू ऑफ मेमोरी देता है। क्योंकि पेजिंग में क्या है, पेजिंग में जो आपने फ्रेम्स डिवाइड किए थे ना, वो तो थे ही इक्वल के, जो मेन सेकेंडरी मेमोरी को डिवाइड किया वो भी इक्वल साइज ऑफ पेजेस में किया है ना। जबकि हम्म। यूजर के अकॉर्डिंग जो जो यूजर को रिक्वायरमेंट होती है, सभी पेजेस के साइज सिमिलर नहीं होते ना। तो सब जो वो रिक्वेस्ट कर रहा है उनके पेजेस के साइज अलग अलग हो सकते हैं। तो उनको यहाँ सेगमेंटेशन में पेजेस ना बोल के सेगमेंट्स बोलता है। ठीक है। तो वो मान लीजिए जैसे कोई 50 बाइट का है, कोई 200 बाइट का है, कोई 400 बाइट का है, तो अलग अलग उसका हो सकता है। तो जैसे वहां पे पी और डी बनाते थे, पी और डी रहता था, यहाँ पे पी की जगह क्या हो जाएगा, एस, और डी क्या होगा उस पर्टिकुलर का साइज। कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर होगी बात। तो पेपर में जो जी। आपका क्वेश्चन बनेगा वो ये बन जाता है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स यूजर व्यू ऑफ मेमोरी। तो वहां पे ऑप्शन आ गया पेजिंग, डिमांड पेजिंग, सेगमेंटेशन, या क्या, तो कौन देगा, सेगमेंटेशन देगा। ठीक है। तो पेजिंग में इक्वल साइज के ब्लॉक बनते हैं, सेगमेंटेशन में डिफरेंट साइज के बन जाते हैं। ये बात क्लियर है भाई यहाँ तक। ठीक है। हाँ जी भैया। अब आज का काम करते हैं। फिर थ्रेशिंग में मैंने आपको समझाई थी, सीपीयू यूटिलाइजेशन अगर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ाएंगे तो सीपीयू यूटिलाइजेशन शुरू में बढ़ेगा, थ्रूपुट भी इंक्रीज होनी शुरू होगी। लेकिन अगर आप इसको ज्यादा बढ़ाते रहेंगे तो एक टाइम के बाद ऐसा हो जाएगा कि सीपीयू यूटिलाइजेशन या थ्रूपुट बहुत तेजी से डिक्रीज होगी। यही चीज क्या कहलाती है, थ्रेशिंग कहलाती है। क्योंकि जब आप प्रोसेसेस बढ़ाए जाएंगे तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में उससे ज्यादा टाइम लगने लगेगा जितने की सीपीयू यूटिलाइजेशन हो रही है। मतलब वही बात मैंने आपको एग्जांपल दिया था वेटर वाला, अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स या नंबर ऑफ पर्सन जो आपके कैफे में आ रहे हैं वो बढ़ते रहेंगे, तो वेटर का ज्यादातर टाइम सर्व करने की बजाय उनसे ऑर्डर लेने और पूछने में ही खत्म हो जाएगा। एक टेबल से दूसरी टेबल पे चक्कर काटने में ही खत्म हो जाएगा। ठीक है। प्रोसेस नहीं कर पाएगा फिर वो लोगों को। ओके। तो वो थ्रेशिंग थी। अब हम कर रहे हैं थ्रेडिंग। तो आप सबको बेसिक आइडिया तो है थ्रेड का मतलब क्या होता है, क्या होता है थ्रेड का मतलब, मल्टीटास्किंग। लाइट। हाँ, लाइट वेट लाइट। प्रोसेस। ओके, लाइट वेट प्रोसेस हो गया।
मल्टीटास्किंग में हम लोग क्या कर रहे थे? मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट में हम क्या कर रहे थे? हमने पढ़ा था सबसे पहले बैच ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा था। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रॉब्लम क्या थी कि उसमें सारा काम एक साथ होगा, है ना? यस सर। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या हो रहा था? जो भी जॉब जाएगी उसका वो सीपीयू जॉब का टाइम टूल रहा। प्लस इनपुट आउटपुट टाइम यस। जब वो कंप्लीट करके निकल जाएगा बाहर, तभी नया प्रोसेस अंदर आएगा। तो इसमें वेटिंग टाइम सीपीयू आइडल बहुत ज्यादा था। फिर उसके बाद हमने बनाया था मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। इसमें क्या था? मल्टीपल जॉब्स को एक साथ लोड लोड किया था हमने मेन मेमोरी में। सीपीयू के पास कोई रिक्वेस्ट गई, वो सीपीयू का टाइम ले रही है, अगर उसे किसी इनपुट आउटपुट की जरूरत पड़ी तो सीपीयू खाली नहीं बैठेगा, किसी और जॉब को उठा लेगा और उसका सीपीयू टाइम एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। तो इससे थ्रूपुट इंक्रीज होगी, है ना? फिर हमने मल्टीटास्किंग किया था। मल्टीटास्किंग में हम क्या कर रहे थे? बस टाइम शेयरिंग मोड में इसको चला रहे थे। मतलब कुछ सेकंड इसको कर लिया, कुछ सेकंड इसको, मतलब राउंड रॉबिन वाला, है ना? ये एक तरीके से फीफो के उस पे वर्क करती है, राउंड रॉबिन पे करती है। ये हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, है ना? तो मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट में हम कर क्या रहे थे कि कई जॉब्स हमारी पड़ी हैं और हम सबको टाइम शेयरिंग मोड में रन कर रहे हैं, है ना? यही तो काम होता है। हमें लगता है मल्टीपल टास्क एक साथ कर रहे हैं, मतलब कई सारी टास्क एक साथ रन हो रही हैं। अब एक चीज तो ये है, मैं ही एक पर्सन हूं। देखो, एक आइडिया से मैं समझा रहा हूं जिससे आपके दिमाग में फिट हो, शायद ट्राई करते हैं। मान लो मैं एक ही पर्सन हूं और बहुत सारी जॉब्स है, ठीक है? चार पांच जॉब्स हैं। तो या तो मैं थोड़ी देर इसको करूं, थोड़ी देर इसको, थोड़ी देर इसको, थोड़ी देर इसको, थोड़ी देर उसको। ठीक है शिवानी? ऐसे करके मैं रन कर रहा हूँ कुछ कुछ यस टाइम सर। इसको। यही तो मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट है। ओके। यस सर। तो एक तरीका तो ये हो गया ऐसे सर्व करने का। अब एक तरीका मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट में ये है कि आप एक अपना क्लोन क्रिएट कर लो, अपनी डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट कर लो। मान लो अभी मैं ही खड़ा हूं यहाँ पे, मैं ये काम कर रहा हूँ सारा। अगर मैं अपनी एक कॉपी क्रिएट कर लूं और वो कॉपी मेरा कुछ काम करने लग जाए, या एक दो कॉपी क्रिएट कर लूं, तो क्या मेरा काम आसान हो जाएगा? अगर मेरी जगह मेरे जैसे दो लोग और होते तो काम आसान होता या नहीं होता? सर होता। होता। तो मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट में जब हमें मल्टीपल टास्क एक साथ करनी है, तो या तो हम फॉर्क सिस्टम कॉल से एक और नया प्रोसेस क्रिएट कर सकते हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात? फॉर्क सिस्टम कॉल किस लिए यूज होती है? नया चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करने के लिए होती है ना? तो या तो आप फॉर्क सिस्टम कॉल से चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट कर लीजिए, वरना आप मल्टी थ्रेडिंग करिए। अब मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है ये आप समझेंगे। फॉर्क सिस्टम कॉल तो हमने समझ रखी है कि जब हम फॉर्क सिस्टम कॉल से करते हैं तो नीचे का एज इट इज क्रिएट हो जाता है ना? जो हमने कोड वगैरह में समझा था फॉर्क सिस्टम कॉल, ठीक है? बट सिस्टम कॉल को करने के लिए मैंने आपको बताया था किसकी इन्वॉल्वमेंट की जरूरत होती है? यूजर की, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से ही तो क्रिएट होगा ये। भाई ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वॉल्व रहता है सिस्टम कॉल्स में या नहीं? अनम्यूट करके रखो बच्चों को ही, अपने आप को एक। कोई एक अनम्यूट कर लो भाई। यस सर। तो किसी ना किसी एक सिस्टम कॉल की, मतलब सिस्टम कॉल के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड होती है। तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग काम होता है। मल्टी थ्रेडिंग में टाइम नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? ये रीजन हम सारे अब समझेंगे, ठीक? जनरली हमारे पास जो प्रोसेस होता है, मतलब आप इसको प्रोसेस बोल सकते हैं, ठीक है? और ये है आपका थ्रेड, जो इसके अंदर आपने तीन थ्रेड क्रिएट किए। यहाँ पे ये भी थ्रेड है। थ्रेड का मतलब क्या है? काम। काम का एक टुकड़ा, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है? अब यहाँ पे तो आपने क्या यस। किया है? सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस, जिस थ्रेड से वो काम हो रहा है मान लो। तो प्रोसेस क्या है? एक सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस को ही हम प्रोसेस बोलते हैं। सिंगल थ्रेडेड मतलब हमारे पास कुछ कोड था जिस पे काम करना था, और हमारे पास कोई डेटा अवेलेबल होगा। मान लो कोड है बाइनरी सर्च का, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक? डेटा, अब आप उसमें कोई तो एरे या कुछ तो प्रोवाइड करेंगे, वैल्यूज। वो कुछ फाइल्स यस एक्सेस सर। कर रहा होगा, वो सारी चीज। अब जब वो काम चलेगा तो कुछ जोड़ेंगे घटाएंगे जो भी काम करेंगे, तो उसमें रजिस्टर्स वगैरह इन्वॉल्व होंगे, अक्यूमुलेटर रजिस्टर्स वगैरह इन्वॉल्व होंगे, स्टैक की वैल्यू इन्वॉल्व होगी, क्योंकि जब हम फंक्शन कॉल करते हैं वो जाता है, फिर वहां से खत्म होगा, वापस कहाँ पे आएगा? जहां पे चल रहा है। मतलब जब आप प्रोग्राम चलाते हैं तो स्टैक को भी यूज करते हैं ना? तो यस सर। ये सारी चीजें हो गई। फिर ये थ्रेड है, मतलब जो वर्किंग चल रही है आपकी। तो प्रोसेस में क्या होता है आपके पास? थ्रेड, सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? हम प्रोसेस बोलते हैं। मतलब एक ही पर्सन है जो काम कर रहा है, या एक ही काम है यहाँ पे जो हो रहा है, और उसके
ये कोड डेटा फाइल्स ये सेक्शन है और रजिस्टर और स्टैक चाहिए। लेकिन थ्रेड में क्या होता है, देखो हमने जो हमें काम करना था ना, उसको मान लो तीन हिस्सों में तोड़ दिया, तीन हिस्सों में तोड़ दिया और अलग अलग लोग उस काम को कर रहे हैं। देखिए अलग अलग लोग काम कर रहे हैं, तो शिवानी आप जोड़ रहे हो घटा रहे हो, मान लो हमारा काम वही था बाइनरी सर्च का, या मान लीजिए आपको क्या करना था, फॉर एग्जाम्पल मर्ज सॉर्ट करना था, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, ठीक। मुझे दे दिए 200 एलिमेंट, तो अभी तो एक ही आदमी को कोड मिल गया, डेटा मिल गया कि 200 एलिमेंट है, फाइल जहां पे वो स्टोर है। अभी अपना जब किसी को इधर करेगा, किसी को इधर स्वैपिंग करेगा, कुछ कुछ करेगा, तो रजिस्टर और स्टैक्स इसको चाहिए काम करने के लिए। और ये सिंगल पर्सन अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, इसको क्या बोलता है, स्टैक बोलता है। ये बात समझ में आ रही है शिवानी? यस सर। अब यहाँ पे क्या है देखो, कोड तो वही रहेगा भाई, मर्ज सॉर्ट का कोड थोड़ी बदल जाएगा, तो कोड तो जो उस नहीं प्रोग्राम को सर। करने का वही है। डेटा अब हमें भी 200 एलिमेंट मिले थे वही है। फाइल जहां पे वो स्टोर है, चीजें जो भी हम एक्सेस कर रहे हैं भाई, हैश इंक्लूड ये डॉट हैश ये डॉट हैश, तो वो फाइल तो वो सारी चाहिए, ठीक। अब यहाँ पे क्या किया, काम किया है, मान लो इस कोड पे शिवानी आप भी काम कर रहे हो, मैं भी काम कर रहा हूँ और आकांक्षा काम कर रही है, तीन अलग अलग लोग काम कर रहे हैं। तो मान लो किसी ने इतना हिस्सा ले लिया, किसी ने इतना हिस्सा ले लिया, तुम इसको सॉर्ट कर रहे हो, मैं इसको सॉर्ट कर रहा हूँ, ये इसको सॉर्ट कर रही है। तो एक बात बताओ, आप किसी को इधर करोगे, कोई वैल्यू शिफ्ट करोगे, जोड़ोगे घटाओगे, तो आपके पास तो अपना अलग रजिस्टर और अलग स्टैक होगा ना भाई। कोड और यस डेटा और सर। फाइल ये चीज ये शेयर करते हैं, बाकी रजिस्टर और स्टैक सबके पास अपना अलग होता है। समझ रहे हो आप बात? मतलब जो भी चीज, जैसे प्रोग्राम काउंटर की बात करें, प्रोग्राम काउंटर मान लो यहाँ नहीं लिखा, तो प्रोग्राम काउंटर भी तो सबका अलग होगा ना। प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी फैच करनी है, तो इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। ये बात यस क्लियर हो रही सर। है? यहाँ पे यस सर। एक ही पर्सन है, तो एक ही पर्सन है, तो एक ही जगह कैलकुलेशन हो रही है। यहाँ पे तीन अलग अलग लोग काम कर रहे हैं, तो तीनों को अलग अलग तो रजिस्टर और तीनों अलग की अलग 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 स्टैक चाहिए। कैलकुलेशन। यस सर। बस यहाँ पे बाकी चीजें वो शेयर करते हैं साथ। अब इससे, तो ये मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस होता है, इसको थ्रेडिंग बोल रहे हैं आप। और अगर प्रोसेस की भी बात करें, तो प्रोसेस इज ए सिंगल थ्रेड ऑपरेशन जो परफॉर्म हो रहा है ना। ये मल्टी थ्रेड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, यानी मल्टीपल थ्रेड्स एक साथ काम कर रहे ये हैं, हाँ यस सर। है ना। अब ये कोड और डेटा सब शेयर करते हैं। अब देखो इसमें काम क्या फायदा हो, अब ये ऐसा कैसे हो सकता है? अगर आप लोगों ने जावा पढ़ी है, तो जावा में थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट होता है, वहां पे आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आपने वहां पे वेकअप कॉल ये सब सिग्नल देना, मतलब थ्रेड्स को आप चाहे तो होल्ड कर सकते हैं अलग अलग। जिसने भी अगर जावा की है और थ्रेडिंग वाला पार्ट किया है, वो यस तो सर। इसको आराम से समझ ही सकता है, एपीआई के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं इसको। अब देखो दोनों में फर्क क्या है। जब आप प्रोसेस, काम ये प्रोसेस से भी हो सकता था कि मान लो मुझे यही काम करना है, मैं अपने क्लोन और क्रिएट कर लूं थ्रू फॉक सिस्टम कॉल। बट फॉक सिस्टम कॉल से जब आप करेंगे ना क्रिएट, तो उसमें दिक्कत क्या है, जब हम क्रिएट करते हैं ना, तो मुझे अपने जैसा ही एक और आदमी बनाना पड़ेगा पूरा। समझ रहे हो? मुझे मेरे जैसा ही एक पूरा पर्सन क्रिएट करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि जो नया मैं क्रिएट करूंगा ना शिवानी, उसके अंदर कोड डेटा फाइल्स रजिस्टर स्टैक ये सारे का सारा ऐसे ही दोबारा क्रिएट होगा। यस सर, पूरा समझ रहे डेटा फिल करना हो? होगा। जबकि यहाँ पे जो यस। मैंने अलग क्रिएट किया है ना, देखो अच्छा मेजर सेक्शन क्या है, अगर मैं बात करूं, कोड है, 100 लाइन का कोड है, डेटा पड़ा है इसमें 200 एलिमेंट, है ना। फाइल्स हैं कि इसने इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, कोनिया डॉट एच, चार पांच छह फाइल्स खोल रखी हैं। अब मेजर सेक्शन मान लो कई, ये तो 100, मान लो 500 बाइट यही ले रहा है, ओके। अब रजिस्टर और काउंटर कितने ले रहे होंगे, रजिस्टर कितने ले रहे होंगे, दो तीन रजिस्टर यूज कर रहा है, दो दो बाइट के, मान लो तो 6 बाइट। तो सब चीज को छह छह क्रिएट करना इजी है, या सबके, अब अगर देखो मान लो ये 6 बाइट ले रहा है रजिस्टर और स्टैक ले रहा है, मान लो 10 बाइट, तो 16, 20 मान लेते हैं चलो, ठीक। तो हमें सबकी 20-20 बाइट ही तो अलग से क्रिएट करनी है। जबकि हाँ जी। यहां पे क्या होगा, अगर मैं प्रोसेस नया क्रिएट करूंगा तो 500 तो ये, और 20 भाई अगर मैं क्रिएट कर रहा हूं तो इसको 20 तो इनके लिए भी चाहिए ना, रजिस्टर स्टैक मान लो 20 साइज लेते हैं, 20 बाइट। तो मैं जब हर कोई नया क्रिएट करूंगा तो मुझे 520 बाइट का हर कोई अलग से क्रिएट करना पड़ेगा। जबकि यहाँ पे जो मैं अलग से थ्रेड क्रिएट कर रहा हूँ, सिर्फ 20 बाइट की एक्स्ट्रा जरूरत है, क्योंकि कोड डेटा और फाइल्स वो आपस में शेयर करते हैं, मतलब वो तो सेम के ऊपर काम कर रहे हैं ना। मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी सबको बात, या नहीं? यस तो सर। जब जी। हम, अब जब थ्रेड और इसमें डिफरेंस करेंगे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी बात। तो प्रोसेस क्या होता है, ये डेफिनेशन बहुत ज्यादा आती है इसलिए लिख दिया। ए हैवी वेट प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हैवी वेट प्रोसेस बोलते हैं, मतलब कि हैवी वेट वर्क कर रहे हैं। हैवी वेट क्यों है जब नया प्रोसेस क्रिएट करते हैं, भाई ये कोड डेटा फाइल वगैरह भी तो दोबारा क्रिएट करनी पड़ेगी, तो हैवी वेट हो गया ना वो।
ये लाइट वेट कहलाता है। क्यों? आपको सिर्फ रजिस्टर और स्टैक ही तो क्रिएट करना है, बाकी चीजें तो वो शेयर कर रहा है। समझ आई? तो लाइट वेट प्रोसेस को क्या बोलते हैं? थ्रेड बोलते हैं। ये बात क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से सबको। यस सर। ठीक, आगे चलते हैं। प्रोसेस और थ्रेड में क्या डिफरेंस है बच्चों? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रू फॉल्स में इसी में से क्वेश्चन बनते हैं बस। ठीक है, तो सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पे लिखी हुई हैं और ज्यादा भारी भी नहीं है याद करना। अगर आपने अभी तक की बात समझी होगी तो बहुत आसानी से हो जाएगी। इसमें सिस्टम कॉल इन्वॉल्व होती है प्रोसेस में। अभी मैंने बताया जैसे फॉग से क्रिएट हो रही है। मैं इसका एक पेज क्रिएट कर लेता हूँ जिससे गंद ना बचे। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिस्टम कॉल इन्वॉल्व हो रही है। लाइक फॉर्क से मैं क्रिएट कर रहा हूँ, है ना। यहाँ पे कोई सिस्टम कॉल इन्वॉल्व नहीं होती। एपीआई मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, मतलब जावा में कर रहे हैं इंटर तो जावा आपको इंटरफेस प्रोवाइड करेगा कि यू कैन क्रिएट योर थ्रेड। तो मान लो आपको कोई प्रोग्राम है, उसमें बहुत सारे काम होने हैं, आपने 4 थ्रेड क्रिएट कर दिए, तो चारों अलग अलग हिस्से पे काम कर सकते हैं। इट विल डिपेंड ऑन योर प्रोग्रामिंग स्किल, आप कैसा प्रोग्राम लिख रहे हैं तो वो अलग अलग चल सकता है। वहां पे हमें थोड़ा प्रोसेस इंक्लिनेशन करना पड़ेगा जिससे कि उनकी वैल्यू आपस में कंफ्लिक्ट ना करें। ये बात समझ में आ गई सबको? हेलो। यस सर। मगर बात यह है इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। और ऑपरेटिंग सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी तो काम थोड़ा फास्ट हो जाएगा। समझ में आ रही है? भाई सिस्टम कॉल हाँ इन्वॉल्व सर, होंगी तो यानी फास्ट यस ऑपरेटिंग सर। सिस्टम चाहिए। अब ऑपरेटिंग सिस्टम फिर उसको क्रिएट करेगा, उसमें टाइम लगेगा। यहाँ पे क्या होगा, प्रोग्रामिंग इंटरफेस में ही आप अंदर ही थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एक दूसरा डिफरेंस, ओएस ट्रीट करेगा डिफरेंस प्रोसेस को डिफरेंटली। देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आप कोई काम कर रहे हैं, आपने कोई प्रोसेस क्रिएट किया तो उस प्रोसेस की एक आईडी क्रिएट हो जाती है, होगी कि नहीं? जैसे अब यहाँ पे यस आप सर। काम कर रहे थे, मान लो मैं ऐसा ही एक और प्रोसेस क्रिएट कर दूं तो क्या होगा, इसको कोई आईडी मिलेगी। मान लो इसकी आईडी थी 105, तो इसको मान लो आईडी मिल गई 106। एक तो सोचा। ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ये अलग चीज है और ये अलग चीज है। लेकिन अभी यहाँ पे देखिए आप क्या किया आपने, आपने यहाँ पे जो थ्रेड क्रिएट किए हैं इसके अंदर क्या इनको अलग अलग नंबर मिलेंगे? भाई एक ही क्रिएट था, उसके अंदर 3 हिस्से बना लिए। भाई मतलब यस एक सर। घर है, उसी के अंदर 3 पार्टीशन कर दूं तो बाहर वाली जनता के लिए तो वो एक ही घर है अब भी। समझ हाँ आ रही जी है कि सर। नहीं आ रही? यस सर। तो बस यहाँ पे ये डिफरेंस है। ओएस के लिए डिफरेंट प्रोसेस डिफरेंट होंगे। भाई अलग अलग बनाए हैं क्योंकि क्रिएट करते हैं तो पूरा सेक्शन अलग से बनता है। लेकिन यूजर लेवल थ्रेड जो होंगे, अब देखो यहाँ पे यूजर लेवल क्यों मेंशन किया है, आगे आप पढ़ेंगे थ्रेड भी 2 तरीके के होते हैं, कर्नल लेवल और यूजर लेवल। जब वो डिफरेंस क्रिएट करेंगे तो ये अपने आप समझ में आ जाएगा। मगर अभी के लिए आप ये समझ सकते हैं सारे यूजर लेवल थ्रेड एक ही होते हैं, मतलब कंप्यूटर उनको एक ही समझेगा। ये बात क्लियर है निताश्री? भाई जिसको जहां समझ में ना आ रही हो ना, मैं याद करवाने वाला काम भी यहीं पे करवा रहा हूँ। ये मेरे ख्याल से अगर आप बाद में इसको समराइज करेंगे एक ही चीज से तो ये अलग अलग समझेगा। अब देखो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इसमें स्लोअर होगी। क्यों? अब देखो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपके पास एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस से मूव किया सीपीयू कि अब दूसरे का काम कर रहा है पी2 का, फिर आप पी3 का काम कर रहे हैं, फिर वापस से पी1 का काम कर रहे हैं, तो एक को बाहर निकालेंगे दूसरे को अंदर लाएंगे। अब मान लो मैंने अपने 2 चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट किए थे, पी1 ओरिजिनल था, पी2 पी3 मेरे क्लोन थे। लेकिन अगर ये 500 बाइट का था तो जो क्लोन क्रिएट किए वो भी तो 500 500 के हैं। हेलो। हाँ जी सर। तो जब आप पी1 को निकालेंगे और पी2 को अंदर लाएंगे तो होगा क्या, वो- तो 500 बाइट शिफ्ट करनी पड़ेंगी, है ना, फिर 500 अंदर लाएंगे। तो इसको बोलता है कंटेक्स्ट स्विच होना। तो जब कंटेक्स्ट बड़ा है, कंटेक्स्ट का मतलब होता है उसकी क्या क्या वैल्यूज हैं, उसे तो कंटेक्स्ट बोलते हैं। एक को निकालेंगे दूसरे को ला लेंगे। तो यस। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इसमें स्लोअर होगी, भाई ज्यादा बाइट ले रहा है। इसमें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग फास्टर होगी। क्यों? भाई कॉमन है, देखो बार बार जब आप पी1 को निकाला है तो हमें पी1 के अंदर इसका अपना कोड था, है ना, इसकी अपनी डेटा था, अपनी फाइल्स थी, अपना रजिस्टर था, अपना स्टैक था। जब दूसरे को डालूंगा मैं तो उसके पास अपना क्या है, कोड है, अपना डेटा है, अपनी फाइल्स है, अपना रजिस्टर है, यस सारी सर। चीजें। तो सबको निकालना पड़ेगा। जबकि यहाँ पे क्या होगा, एक तरीके से आप ऐसा समझिए, मान लीजिए थ्रेड्स थे टी1 टी2 टी3 मान लेते हैं। बट जब आपने टी1 को लोड किया होगा उस टाइम पे आपने कोड, डेटा, फाइल्स और टी1 का रजिस्टर, टी1 का स्टैक डाउनलोड कर लिया होगा। जब आपको टी2 चाहिए तो कोड, डेटा और फाइल्स को मूव करने की जरूरत नहीं है, केवल नए रजिस्टर और स्टैक को डाउनलोड कर लीजिए इसके लिए। समझ रहे हैं? तो 500 बाइट शिफ्ट नहीं करनी पड़ेंगी, मान लो 450 ऑलरेडी कोड डेटा की हैं और 50 बाइट थी केवल उसके, किसकी,
जो प्रोग्राम काउंटर और इन सब की मतलब रजिस्टर और स्टैक की वैल्यू थी। तो हमें केवल शिफ्ट कितना करना पड़ रहा है, 50, क्योंकि ये तो 50। कॉमन कोड और डेटा पे काम कर रहे हैं ना, तो इसलिए इसकी कंटेक्स्ट स्विचिंग फास्टर होती है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा ये काम, है ना। अब यहाँ पे क्या है, प्रोसेस क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी के बेसिस पे नया पॉइंट है। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट लिख रखा है। प्रोसेस इंडिपेंडेंट होता है और थ्रेड्स आपस में डिपेंडेंट होता है। अब डिपेंडेंट क्या यस है, सर। अब देखो बच्चों ऐसा समझ लीजिए, जब अलग अलग घर बन रहा है इनका, है ना, प्रोसेसेस का तो अलग घर बनता है ना पूरा, इनके पास कोई कॉमन चीज नहीं है ना। तो मान लो इस घर को मैं तोड़ भी दूं तो इसका फर्क इस पे पड़ेगा क्या, बोलिए। नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ेगा। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, उसी पर्टिकुलर प्रोसेस में ये 3 थ्रेड बने हुए है ना। अब मान लीजिए इस पे कुछ इफेक्ट पड़ रहा है तो ओवरऑल इस पूरे प्रोसेस पे पड़ रहा है ना। पूरे प्रोसेस को यानी पड़ेगा, अगर यस मान सर, लीजिए क्योंकि ये उससे थ्रेड अपना इफेक्ट काम पड़ रहा है। कंप्लीट ना करे, फॉर एग्जांपल ऐसा मान लो ये थ्रेड अपना काम कंप्लीट ना कर पाए, तो ये ब्लॉक हो गया इस टाइम पे। अगर ये ब्लॉक होगा तो सारे का सारा प्रोसेस ही ब्लॉक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलिए। हो जाएगा सर। मान लीजिए इसको 100 वैल्यूज थी, 40 इसको सॉर्ट करनी थी, 40 इसको और 20 इसको, इसने 40 कर दी सॉर्ट, इसने 20 कर दी, ये 40 नहीं कर पाया। तो अगर ये रुका बैठा रहेगा तो सबको इसकी वेट करनी पड़ेगी ना जब तक ये काम कंप्लीट ना करे। यस सर। इन केस ये ब्लॉक हो गया किसी काम की वजह से, तो सारा ब्लॉक हो जाएगा मामला। समझ में आ गई बात, क्लियर है, हाँ साफ जी साफ ये सर। यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बच्चों अगर इसको हम समराइज करें एक बार, तो हमारे पास क्या है, देखो हम कैसे ध्यान रख सकते हैं, प्रोसेस है और थ्रेड है। सबसे पहली बात, प्रोसेस क्रिएट होता है किससे, सिस्टम कॉल से, है ना। सिस्टम कॉल मतलब ओएस की इन्वॉल्वमेंट चाहिए, और ओएस चाहिए तो इसको क्रिएट करना क्या हो जाएगा, थोड़ा स्लो हो जाएगा, टाइम टेकिंग हो जाएगा, है ना। इसमें क्या है, एपीआई के थ्रू करते हैं तो फास्ट हो जाता है। अब चूंकि हमें पता है प्रोसेस आपस में कुछ शेयर नहीं करते, कोड डेटा फाइल सबका अलग होता है, तो इसकी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, और इसकी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। मेन चीज तो यही है, समझ रहे हो। यस सर। और अगर हम बात करें तो जब हम हर प्रोसेस को अलग क्रिएट कर रहे हैं तो ये होते हैं इंडिपेंडेंट और ये होते हैं आपस में डिपेंडेंट। और डिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब ही क्या होता है, अगर मैं आपके ऊपर डिपेंडेंट हूँ, आप कुछ काम नहीं कर रहे तो यस मैं तो सर। आपके ऊपर हूँ ना। मान लो हम 3 4 लोग कार से जा रहे हैं, मान लीजिए मैं लेके जा रहा हूँ सबको, तो सब मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो गए। इन केस अगर मैं आज जा ही नहीं रहा हूँ तो फिर इन 3 लोगों को भी प्रॉब्लम होगी ना, फिर ये भी नहीं जा पाएंगे। समझ आ रही है, क्लियर हो रही है हाँ बात बच्चों। जी सर। अगर आप लोग इंडिपेंडेंट है, सब अपना काम अपने आप कर रहे हैं, तो भाई ये अपना कर रहा है, ये अपना कर रहा है, मान लीजिए इसने अपना काम नहीं किया तो इससे क्या फर्क पड़ रहा है, बाकी सारे तो अपना काम करेंगे। मगर आप डिपेंडेंट हो कि मान लीजिए ये काम, इससे मुझे ये काम मिलेगा तब मैं ये काम कर पाऊंगा। मान लो इसके 3 पर्सन इसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो जब ये आपस में डिपेंडेंट है, अगर कोई एक पर्सन कोई काम नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, पूरे सिस्टम पे उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो प्रोसेस और थ्रेड क्रिएट क्लियर हो गए होंगे भाई बच्चों, पेपर में करने लायक, है ना। क्वेश्चन यस देखो सर। कैसे बन जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट थ्रेड्स, है ना। तो इसमें आ जाए कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज स्लोअर देन प्रोसेस, ट्रू या फॉल्स बताइए। सर फॉल्स। फॉल्स होगा फॉल्स हो क्योंकि जाएगी ना, प्रोसेस हाँ। में होती है, यस हाँ, सर। अब अगर ये कह दे कि इट इज क्रिएटेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम तो ये भी फॉल्स हो गया, मतलब एपीआई के थ्रू क्रिएट कर लेते हैं क्योंकि एपीआई इनको, के थ्रू है होता ना। है, यस सर। अब मान लो आ जाए कि थ्रेड्स आर इंडिपेंडेंट, तो ये भी तो वो फॉल्स हो डिपेंड जाएगा होता है। क्योंकि ये डिपेंडेंट होता है। अब मान यस लीजिए सर। लास्ट ऑप्शन फिर ट्रू देगा ये, तो मान लो वो क्या दे रहा है कि ब्लॉकिंग ऑफ वन थ्रेड विल ब्लॉक द एंटायर प्रोसेस, तो ये बात तो ट्रू है ना, अगर एक ब्लॉक हो गया तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। क्लियर हो गई, यस सर। बस ये वाले पॉइंट हो गए। अब देखो बच्चों, 2 तरीके के थ्रेड्स, अभी वहां पे यूजर और कर्नल लेवल की बात हुई थी ना। यूजर लेवल थ्रेड का मतलब क्या हुआ, निताश्री क्या समझ रहे हैं आप यूजर लेवल थ्रेड से, मतलब जनरल आइडिया समझो इससे कि क्या समझ रहे हैं यूजर लेवल थ्रेड से हम। क्या समझ रहे हैं बताइए, कि कौन क्रिएट कर रहा है, यूजर कर रहा है ना। यस सर। यस यूजर सर। को क्रिएट करने का मतलब वही एपीआई से क्रिएट हो रहे होंगे। एपीआई के थ्रू, यस सर। कर्नल क्या होता है, कोर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जी। तो अगर कर्नल कोई थ्रेड क्रिएट कर रहा है तो दैट मीन्स व्हाट, ओएस क्रिएट हो, वो ओएस ओएस के से थ्रू हो। क्रिएट हो रहा है ना। तो काइंड ऑफ जैसे प्रोसेस क्रिएट होता है वैसे ही क्रिएट हो रहे होंगे। हेलो, हाँ जी। ये बात समझ में यस। आती है ना। कभी कभी इन हम्म। दोनों के डिफरेंस के ऊपर क्वेश्चन बन जाता है। तो यूजर लेवल थ्रेड या कर्नल लेवल थ्रेड का मतलब क्या, अब देखो
ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो फिर बात वही है कि यार ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है, तो मान लो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही प्रोसेस को ट्रीट करे, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम अपने अंदर ऐसा कर ले कि मान लो ये ऑपरेटिंग सिस्टम की पावर थी कि ये 500 काम एक साथ कर सकता है ना, बट ये है एक ही पर्सन। अब कोई एक आया, इसको 20 काम करवाने थे इससे, तो ये तो पूरा रिजर्व हो गया ना इसका काम करने में, इस टाइम में किसी और को सर्विस नहीं दे सकता। बट ओएस क्या कर दे अपने अंदर कि मैं 500 काम एक साथ कर सकता हूं, तो मैंने अपने अंदर मान लो T1 T2 T3 T4 चार बंदे बना लिए अपने, कि ये 200 कर सकता है, मान लो ये 50 कर सकता है, और ये मान लो 100 कर सकता है, और मान लो ये कितने कर सकता है, 150 कर सकता है ना। अब इसने अपने चार क्लोन बना दिया, मान लो किसी को कोई ऐसा आया जैसे ज्यादा सर्विस वाला चाहिए जिसको, या मान लो 700 काम कर सकता था एक साथ, तो मैंने ये 400 वाला बना दिया, तो अलग अलग साइज के मैंने चार थ्रेड्स बना दिए। कोई बहुत ज्यादा बड़ा आया कि 300 चाहिए, तो मैं इससे उसकी सर्विस करा दूंगा, इतने ये तीन आदमी खाली बैठे हैं उसके, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। हाँ जी। एक बहुत इफिशियंट बंदा रखने की बजाय उसने अपने अंदर चार बंदे रख लिए, ठीक है। अब कोई काम आया उसको 400 वाला चाहिए, तो बाकी लोग खाली रहेंगे, इतने में कोई 50 वाला आ गया तो वो इससे सर्विस करा देगा, ये इससे सर्विस करा देगा। मतलब ये कर्नल लेवल थ्रेड्स का मतलब क्या होता है, कर्नल मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। आप देखो समझाने के पर्पज से बता रहा हूँ, आप ऐसा समझ लीजिए, मान लीजिए दुकानदार था, उसको अपना मतलब काम करने के लिए वो सिंगल है और बहुत एफिशिएंट है, मान लीजिए 700 यूनिट ऑफ वर्क एक साथ कर सकता है मैक्सिमम। तो अगर कोई पर्सन आया उसको 600 यूनिट ऑफ वर्क कराना था तो ये कर देता, 700 कराना था तो भी ये कर देता है ना। लेकिन अब कोई 300 वाला आया तो अब ये इसका काम कर रहा है, अगर इसी मोमेंट कोई और आ गया तो ये उसको तो सर्विस नहीं कर पाएगा, पहले इसका खत्म करेगा, करेगा या नहीं, बोलिए। हाँ जी। बट मैं इतना ज्यादा इफिशिएंट पर्सन ना रख के अगर ऐसा रख लूं कि ये पर्सन 300-400 कर सकता है, 50 या 300 या 150, तो अगर मान लीजिए कोई 300 वाला आया उसको ये 400 वाला सर्विस दे रहा है, इतनी देर में कोई 20 वाला आया तो उसको T2 सर्विस दे सकता है कि नहीं। कोई 80 वाला आया हाँ तो जी। उसको मान लो T3 दे या T4 सकता है। सर्विस दे सकता है ना। तो उस टाइम पे सर्विसेज ज्यादा हो जाएंगी, सर्विसेज ज्यादा हो जाएंगी अगर, तो हमारा फायदा क्या होगा, थोड़ा थ्रूपुट वगैरह ये सब चीजें इंक्रीज हो जाएंगी ना, थ्रूपुट है यस ना। सर फास्टर हो जाए। अब यहाँ पे ये यूजर लेवल थ्रेड और कर्नल लेवल थ्रेड ऐसा ही समझिए, यूजर लेवल थ्रेड कौन है, जो ग्राहक आ रहे हैं, और कर्नल लेवल थ्रेड कौन है, वो जो दुकान में अंदर खड़ा है ना। पहले इसको क्लियर करते हैं, फिर इसमें इसकी मैपिंग टेक्निक्स होती हैं, तो इसके ऊपर फिर डिस्कशन करेंगे। पहले यहाँ पे आ जाता है यूजर लेवल थ्रेड और कर्नल लेवल थ्रेड क्या होता है। तो पहली बात तो यहीं से आप देखो, इसमें रटने या कुछ का खेल नहीं है। यूजर लेवल थ्रेड तो अभी आप समझे, जो पीछे डिस्कशन किया हमने वो यूजर लेवल थ्रेड का किया, ठीक है। अब कर्नल लेवल थ्रेड क्या है, देखो यूजर लेवल थ्रेड तो यूजर क्रिएट कर रहा है थ्रू एपीआई होगा। कर्नल लेवल नाम से ही पता चल रहा है, कर्नल मतलब ओएस का पार्ट, यानी ये क्रिएट कर रहा है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। और मैनेज भी कौन करेगा इन थ्रेड्स को, ऑपरेटिंग सिस्टम की ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है इनको मैनेज करना। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ने अपनी चालाकी करके अपने चार हिस्से बना लिए अगर, तो उनको मैनेज कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ही करेगा। क्लियर हो रही है बात। हम्म, अब यूजर लेवल थ्रेड क्रिएट करना तो फास्ट हो गया, जैसे एपीआई से पहले कर रहे थे। बट कर्नल हम्म, लेवल थ्रेड में चूंकि ओएस की इन्वॉल्वमेंट है तो इससे स्लो हो जाएगा, जैसे प्रोसेसेस स्लो थे, ठीक है, क्योंकि वो भी हम्म, थ्रू फॉक सिस्टम कॉल हो रहे थे। अब इसमें कंटेक्स्ट स्विचिंग फास्टर होगी। कंटेक्स्ट स्विचिंग फास्टर क्यों होगी, भाई बिना ओएस की इन्वॉल्वमेंट के हो रही है, ठीक है, यस सर। प्लस साइज हम्म, इसका कम है। अब इसमें ओएस की इन्वॉल्वमेंट है, साइज तो इसका भी कम होगा कंपैरेटिवली टू प्रोसेस, भाई ये थ्रेड है तो प्रोसेस से तो कम ही होगा, लेकिन इससे ज्यादा है, तो इसलिए ये इसकी कंपैरेटिव, इसलिए मैंने नीचे लिखा है कंटेक्स्ट स्विचिंग का। अगर आप टाइम की कंपैरिजन में बात करेंगे तो यूजर लेवल थ्रेड में टाइम जो लगता है कर्नल लेवल में उससे ज्यादा लगता है, और प्रोसेस में काफी ज्यादा लगता है ना। समझ में आ रही है बात। तो कंटेक्स्ट स्विचिंग किस में स्लोअर होती है सबसे ज्यादा प्रोसेस में, प्रोसेस में। है ना, उससे कम कर्नल लेवल में। ऐसे देखो अंदर। टर्म ध्यान रखनी है। अगर ये स्लो की बात करेगा तो सबसे स्लो कंटेक्ट स्विचिंग किस में होती है, इसमें। प्रोसेस में और होती कब है। सबसे ज्यादा फास्ट पूछेगा तो किसमें होती है, इसमें। ग्रेटर देन का मतलब फास्ट नहीं होता, कभी सोचो सबसे ग्रेटर तो ये है, सबसे ग्रेटर कंटेक्ट स्विचिंग होने का मतलब है टाइम ये सबसे ज्यादा ले रहा है, तो मतलब सबसे स्लो है ये। इसलिए देखिए हम्म, यूजर लेवल थ्रेड फास्ट दिखा रखी है और ये क्या दिखा रखी है, स्लो। तो स्लोअर लिख रखा है। स्लोएस्ट कौन होगा, स्लोएस्ट प्रोसेस में होती है। प्रोसेस। अगर तीनों को एक साथ कंपैरिजन करते तो यहाँ पे स्लोअर होता, ये फास्टर होता, ये स्लोअर देन यूजर लेवल थ्रेड बट फास्टर देन व्हाट, प्रोसेस। और प्रोसेस क्या हो प्रोसेस। जाएगा, स्लोएस्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे फिर वही बात, यूजर लेवल थ्रेड में एक ब्लॉक होगा तो सारा ब्लॉक हो जाएगा,
भाई वही इसके अंदर जो डिब्बे क्रिएट हाँ कर रखे थे, लेकिन कर्नल लेवल Yes, थ्रेड sir. में क्या है, कर्नल के जो उसने अपने वो जो चार दुकानदार क्रिएट कर लिए है ना, दुकान पे जो चार बंदे रखे हैं, उनमें अगर एक काम नहीं कर रहा होगा, 1%, मतलब उधर से ग्राहक आए जा रहे हैं, कोई एक सर्विस नहीं करेगा, तो इसका मतलब बाकी भी सर्विस नहीं करेंगे क्या? जो बाकी, नहीं मान लो चार थ्रेड का मतलब है, दुकानदार ने एक आदमी ना रख के चार रख लिए सर्विस देने के लिए, जो भी रिक्वेस्ट आ रही है उनको सर्विस रखने के लिए एक बंदे की जगह चार रख लिए, लेकिन वे चारों थ्रेड इंडिपेंडेंट है ना, काइंड ऑफ। भाई एक अगर काम नहीं करेगा तो ये नहीं है बाकी तीन काम नहीं करेंगे, वे तीनों अपना काम करते रहेंगे। इस एग्जाम्पल से आप करेंगे, ध्यान रहेगा आपको। क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये जी, बताइए। हाँ ठीक है। जी अब इसके बाद ये वाला देख लिए, मॉडल्स हैं, मल्टी थ्रेडिंग के मॉडल्स। देखो इसमें आपको कौन सा मॉडल नहीं दिख रहा? फोर्थ, वन टू मैनी, नॉट मैं पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ये अब पता है, देखो कौन सा दे देगा, मान लो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए थ्रेडिंग मॉडल्स, है ना। अब उसमें ये दे दे, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, वन टू वन और वन टू मैनी। आप अब देखो नहीं पढ़ी हुई होगी चीज तो आप फिर तो तुक्का ही मारोगे, बट यहाँ पे मैनी Yes, क्या sir. है, ये मैनी है यूजर लेवल थ्रेड। जो जो पहली टर्म लिखी होती है वो यूजर लेवल है, सेकंड वाली जो होती है वो कर्नल लेवल थ्रेड है। समझ में आ रही है? हेलो। हाँ जी Yes, sir. अब देखो बच्चों, यहाँ पे बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, 2 मिनट में क्लास वाइंड अप करेंगे। मैनी टू वन का मतलब क्या होता है? यूजर मतलब ये वो ग्राहक है जो दुकान पे आ रहे हैं। पहले ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही था, मतलब दुकानदार अकेला आदमी था, फिर उसने क्या करा, दुकान पे लड़के रख लिए काम करने के लिए, यानी कर्नल लेवल थ्रेड हो गए। समझ रहे हो आप मेरी बात क्या कह रहा हूँ? एग्जाम्पल के हाँ थ्रू जी समझ लीजिए। जी, अब देखो यूजर लेवल थ्रेड, yes, एक sir. बात बताइए, बहुत सारे यूजर लेवल आ सकते हैं और वो कर्नल लेवल थ्रेड हम्म, के एक से भी काम करा सकते हैं अपना, कि नहीं? बोलो भाई। जी बहुत सारे आ रहे हैं, उससे करा चार लोग, सकते हैं. पहले केवल एक ही दुकानदार अकेला था, तो ये इन्हें सर्विस कर सकता है कि नहीं कर सकता? जैसे इसे बनाते हैं, अगर आप कहीं पे हाँ जी बुक्स वगैरह में देखेंगे, तो ये यूजर लेवल थ्रेड आ रहे हैं, है ना, इन सब की रिक्वेस्ट आ रही है, और इसको अकेला कौन सर्व कर रहा है? कर्नल का एक पर्सन कर रहा है। मतलब वही एक ही, जैसे वो सिंगल थ्रेडेड वाला था कर्नल, तब हमने वो नहीं किया, कर्नल लेवल थ्रेडिंग नहीं की, मतलब और ज्यादा ब्रेक नहीं किए, मैनी टू वन। तो बहुत सारे यूजर लेवल थ्रेड किसी एक से सर्विस ले सकते हैं। इज इट पॉसिबल? पॉसिबल। जी, समझ में आ रही है? मगर ये सारे के सारे बंदे इसी से काम करवा रहे हैं अपना। अब इनमें से मान लो, जब ये सब अपना काम करवा लेते तब वो टास्क कंप्लीट होती, इनमें से अगर किसी एक का काम बंद हो गया, तो क्या ये पूरा काम कंप्लीट होगा? नहीं नहीं होगा ना। तो यहां पे फिर वही प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं. रहती है। मान लीजिए वन टू वन का मतलब क्या होता है? यूजर लेवल का एक पर्सन कर्नल लेवल के एक से अपनी सर्विस ले रहा है। ठीक है, समझ रहे हो बच्चों? बट प्रैक्टिकली ये काम भी होता नहीं है, क्यों? Yes, भाई कर्नल लेवल वही बात है, दुकान का एक लड़का किसी एक ही ग्राहक को वो देता है कंटिन्यूअसली सर्विसेज। भाई जनरली वो कई को सर्व नहीं करते रहते हैं सर. ना एक साथ, मतलब और ये मैनी टू Yes, मैनी, देखो वन टू मैनी पॉसिबल क्यों नहीं होता? आपका ऐसा हो सकता है एक ग्राहक, मतलब ये नॉर्मल लाइफ में तो पॉसिबल है, बट मान लीजिए कर्नल क्या एक पावरफुल चीज है ना, तो यूजर लेवल के एक थ्रेड का काम करने के लिए कर्नल लेवल के कई सारे लगेंगे। ऐसा हो सकता है? भाई नहीं कर्नल का एक पर्सन ही इसका कई सारों का भी काम कर सकता था, तो इस अकेले का काम करने के लिए कर्नल के कई सारे पॉसिबल नहीं है। तो ये नहीं लगता कभी भी कि यूजर लेवल थ्रेड आ रहा है, उसकी एक की सर्विस देने के लिए मुझे चार कर्नल के इंसान लगाने पड़ेंगे, ऐसा समझ लीजिए। वो पॉसिबल नहीं है। मैनी टू मैनी पॉसिबल है। मैनी टू मैनी में क्या हो रहा है, मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, इसके अंदर मैनी का मतलब क्या है, और देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया नंबर ऑफ कर्नल थ्रेड्स, जैसे वो हमेशा कम रहेंगे यूजर लेवल थ्रेड से, कम या बराबर। क्योंकि ज्यादा क्यों नहीं होंगे, वन टू मैनी नहीं पॉसिबल है ना, इसलिए। मान लो यहाँ पे ये पांच आ रहे हैं, है ना, ये छह आ रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए इन शुरू के तीन वालों का काम कर रहा है ये कर्नल का पर्सन, इन दो का काम कर रहा है मान लीजिए ये वाला कर्नल का पर्सन, इस सिंगल का काम कर रहा है मान लीजिए ये वाला पर्सन। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो यूजर लेवल थ्रेड कितने थे, 6, और कर्नल लेवल इसमें कितने बने हैं, 3। तीन का काम एक ने किया, दो का काम एक ने किया, और एक का काम एक ने किया। बात समझ में आ रही है? तो जी काइंड ऑफ मैनी टू मैनी बन गया, ये yes मैनी टू sir. वन नहीं है, अंदर भी मैनी है और ये भी है। बट देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूजर लेवल कर्नल लेवल थ्रेड इस टाइम कितने थे, 3 थे, और यूजर लेवल थ्रेड कितने थे, 6 थे। तो 3 6 से छोटा ही है ना। अरे ये एग्जाम्पल दिया, कभी 3 और 6 ही चलाओ इसको, ठीक है।
तो ये अब जैसे क्वेश्चन यहाँ पे क्या बन सकता है भाई, कौन सा मॉडल पॉसिबल नहीं है, तो वन टू मैनी पॉसिबल नहीं है। वन का मतलब कर्नल लेवल का क्या है, वो यूजर लेवल का एक थ्रेड और कर्नल लेवल के इस कई सारों से सर्विस लेगा, नॉट पॉसिबल। समझ आई? तो मेन बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन जाता है, या तो प्रोसेस और थ्रेड में क्या डिफरेंस है, यहाँ से ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन बन जाता है। बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम में बात, क्योंकि देखो कितनी सारी चीजें हैं, उनमें से क्वेश्चंस बनता है, यहाँ से ये थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन बन जाता है ट्रू फॉल्स वाला। बात समझ में आ गई? सबको क्लियर है भैया? या ये मॉडल Yes, पे sir. क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा पॉसिबल है कौन सा पॉसिबल नहीं है। बाकी अब आपके ऑलमोस्ट सारे ही टॉपिक हो गए हैं, ठीक है? सारे ही टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक्स, जिसमें टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सब आपने पढ़ लिए है ना, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का काम Hmm. क्या है, रियल टाइम, ये टाइम, वो टाइम, ठीक। इसके बाद आपने पढ़ा था सीपीयू शेड्यूलिंग, तो सीपीयू शेड्यूलिंग आपका हो गया, ठीक है। उसके अंदर फीफो पढ़ा, फीफो में एक प्रॉब्लम आ रही थी, कौन सी प्रॉब्लम थी आकांक्षा? एक प्रॉब्लम थी फीफे में, है? इफेक्ट आ रहा था एक हाँ, कोई बच्चा बताएगा कौन सा इफेक्ट था? क्या नाम है लिखने बताती हूँ। कन्वे इफेक्ट, हाँ कन्वेंस। है ना। कन्वे इफेक्ट कभी कभी ये वैसे भी बन जाता है, या तो क्वेश्चन ऐसा आएगा कन्वे इफेक्ट किस शेड्यूलिंग में आता है, तो फीफो में आता है, या पूछ लेगा कन्वे इफेक्ट इज, नीचे चार डेफिनेशन लिखी होंगी। तो होता क्या है, अगर कोई लार्जर बर्स्ट टाइम का पहले आ जाता है तो बाकी सबका वेटिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है ना। सीपी शेड्यूलिंग के बाद हमने पढ़ा था प्रोसेस इंक्रिनेशन, पढ़ने से पहले हमने डेडलॉक पढ़ा था, क्यों? क्योंकि उसमें भी थोड़ी डेडलॉक की चीज की नीड थी। तो डेडलॉक हो गया था, इसमें इसेंशियल कंडीशन क्या है इसकी, फिर डेडलॉक को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंट करने के बाद हमने पढ़ा था कि प्रिवेंशन के बाद कि हम अगर, अवॉइड। हाँ मतलब अवॉइड करने के लिए सेफ स्टेट अनसेफ स्टेट का काम पड़ा था, वहां से क्वेश्चन बन जाता है। फिर हमने वो मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेस रिसोर्सेज वाला क्वेश्चन किया था, फिर हमने बैंकर्स के ऊपर भी एक क्वेश्चन किया था, हाँ जी। ठीक। तो डेडलॉक हो गया था, फिर हमने प्रोसेस इंक्रिनेशन पढ़ा था। इसके अंदर तीन चार बातें इंपॉर्टेंट थी, कौन कौन सी थी वो बातें? एक तो इंडिपेंडेंट और कोऑपरेटिव प्रोसेस क्या होता है ना, ये पढ़ा था, ठीक। फिर हमने पढ़ा था वो क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, मतलब जिससे इंपॉर्टेंट बातें हैं वो लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, क्रिटिकल सेक्शन की बात इंपॉर्टेंट थी, रेस कंडीशन इंपॉर्टेंट थी, और फिर वो था पी और वी कॉल क्या है, इनके कई नाम थे, वो था इंपॉर्टेंट, है ना। सीमाफोर के ऊपर वो ऑपरेशन परफॉर्म करने हाँ को क्वेश्चन आ सकता है। और बाकी प्रोसेस इंक्रिनेशन के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं भाई, म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई करना होता है, और प्रोग्रेस बाउंडेड सेटिस्फाई करनी होती है, और बाउंडेड वेट। वेटिंग सेटिस्फाई करनी होती है, ये चीजें थी। प्रोसेस इंक्रिनेशन चैप्टर हो गया। फिर हमने मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ा था। मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर बच्चों दो पार्ट में हमने ये चीजें की हैं, एक तो फिक्स पार्टीशन स्कीम, और फिक्स पार्टीशन और वेरिएबल पार्टीशन स्कीम के अंदर काम हो रहा था। फिक्स पार्टीशन स्कीम के अंदर आपने फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट, नेक्स्ट फिट और वर्स्ट फिट ये पढ़े थे। और फर्स्ट फिक्स पार्टीशन स्कीम में चूंकि पार्टीशन फिक्स है तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आ सकती है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर फिक्स पार्टीशन की जगह इसलिए हमने वेरिएबल किया जिससे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को दूर किया जा सके, मगर यहाँ पे एक प्रॉब्लम आने लगी जिसको कह रहे थे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को दूर करने के लिए हम यूज कर रहे थे कंपैक्शन टेक्निक, बट कंपैक्शन इज नॉट डिजायरेबल। ये दोनों जो थी हमारी कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन का पार्ट थे। फिर हमने किया था नॉन कंटीजियस एलोकेशन, जिसके अंदर पेजिंग वगैरह किया, तो वहां पेजिंग का क्वेश्चन किया, डिमांड पेजिंग करी, सेगमेंटेशन में पढ़ा, यूजर व्यू ऑफ मेमोरी देता है, तो ये यहां से क्वेश्चन हो गया। और इसके अलावा हमने डिस्क शेड्यूलिंग किया था। डिस्क शेड्यूलिंग के अंदर इंपॉर्टेंट चीज बताई थी मैंने, सीक टाइम और एक्सेस टाइम और रोटेशनल लेटेंसी वगैरह क्या होती है, ठीक है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट था, और प्लस डिस्क की सारी पॉलिसी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, है ना, और एस एस टी एफ पढ़ी थी, और लुक, सी लुक, स्कैन और सी स्कैन, ये सारी पॉलिसीज यहाँ पे पढ़ी थी। हमने पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसीज पढ़ी थी, ठीक है, और पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी, और हमने थ्रेशिंग पढ़ा था। आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। और थ्रेड और क्या प्रोसेस का डिफरेंस, और यूजर लेवल थ्रेड, थ्रेड्स में भी फिर अंदर यूजर लेवल और कर्नल लेवल, इनका डिफरेंस भी हमने कर लिया। दिस इज योर कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। क्लियर हुई बच्चों बात? जिसमें से अब देखिए, हो Okay, सकता है sir. 99% आपके जितने क्वेश्चन ओएस से आएंगे वो सब इन मिनिमाइज्ड बातों से भी हो जाएंगे, है ना। 1% के लिए आप मान लो हम थ्रेड में और चीजें कर सकते हैं, या प्रोसेस इंक्रिनेशन को काफी डीप से कर सकते थे,
जो हमने किया, बट उसके जितने क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगे, हमने क्वेश्चंस नहीं किए म्यूचुअल एक्सक्लूजन को समझाने के लिए, जितने एग्जांपल ले सकता था। म्यूचुअल एक्सक्लूजन आपको क्लियर हो गया होगा, हमने अंदर घुसा घुसा के देखा ना कि अंदर दूसरा एक है तो दूसरा जा पा रहा है कि नहीं जा पा रहा है ना। हाँ एक जी। प्रोसेस को अंदर लेके गए, दूसरा प्रोसेस अंदर जा पा रहा है कि नहीं। फिर हमने प्रोग्रेस को कैसे चेक किया था, प्रोग्रेस को हमने चेक किया था जो प्रोसेस बाहर निकल के गया, फिर क्या ये दोबारा अंदर जा पा रहा है या नहीं। अगर जा पा रहा है तो प्रोग्रेस सेटिस्फाई है। प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है आकांक्षा, आप अपने काम में प्रोग्रेस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अब अगर मैं ऐसा हाँ जी। इनको इस तरीके से सिंक्रोनाइजेशन बनाता कि एक बार में एक तो जा पा रहा है, ओके म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई है, लेकिन मान लो ये बाहर निकल गया, तो अब ये अंदर जाके बाहर निकलेगा। मैंने आपको चेंज रूम का एग्जांपल दिया हाँ था, तो चेंज रूम हाँ ऐसा जी। होना चाहिए, मैं भी अगर खाली है, मैं अंदर चला गया तो उसके बाद कोई और अंदर ना आए, है ना, यानी म्यूचुअल एक्सक्लूजन हाँ सेटिस्फाई करना चाहिए। मगर मान लो मैंने अपनी टी शर्ट चेंज करके फिर मैं दूसरी कोई टी शर्ट ट्राई करना चाह रहा था, तो मैं दोबारा अंदर तो जा सकना चाहिए ना, अगर कोई नहीं है तो। हाँ बट ऐसा अगर मैं लॉक सिस्टम कर दूं कि मैं बाहर निकल गया, अब इधर से मैं नहीं घुस सकता, है ना, तो प्रोग्रेस सेटिस्फाई नहीं हाँ होती। बाउंडेड वेटिंग का मतलब नंबर ऑफ प्रोसेसेस से था, ठीक है। हाँ तो हाँ इसमें हम जी। करने को बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते थे, बहुत डीप जा सकते थे, बट कई चीजें हमने डीप की हैं, जैसे मेमोरी मैनेजमेंट हमने डीप किया है, लेकिन जितने क्वेश्चन उसके आ सकते हैं उतने तो 200% इससे सारी चीज हो जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे टॉपिक्स हम देखते हैं ब्रॉडली, तो बहुत सारी चीज होती है, किसी एक में जाते हैं तो अंदर हम जाते रहते हैं। बट मैं कह क्या रहा हूं, मान लीजिए हर हमने जैसे डीएस और डा बहुत डीप किया, ठीक, उसका अगर आप उसको लॉजिकली पढ़ के साथ आपने किया होगा, तो शायद इसमें तो 100% कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं उसकी पर्सपेक्टिव से पेपर के। बट स्टिल एक चीज को 4 दिन में खत्म करना, आपने डीएस डा की बुक देखी होंगी, बहुत बहुत ब्रॉड सेक्शन है, ठीक है। हमने इस हिसाब से पढ़ा है कि पेपर के लेवल से 100% क्वेश्चन हो जाने चाहिए, बट वही पेपर सेट कैसा होता है वो अलग चीज है ना। तो हम ऑलमोस्ट हर किसी में मानिए एक एक दो दो छूट रहा है, अगर वो हमारा छूटेगा ना, जितना हमने डीप किया है, तो वो औरों का भी छूटेगा। तो टेक्निकल सेक्शन में आपसे पीछे ही रहेगी जनता, आगे नहीं जाएगी, ठीक है। अगर जी। आप भाई, बात ये नहीं है कि आपसे आगे क्यों नहीं जाएगी, चीज आपकी पड़ी हुई आएगी, अब आप वहां करके ना हो, है ना, तो फिर उसका हाँ तो कोई जी। इलाज ही नहीं है ना। तो आपको नॉन टेक सेक्शन पे भी काम करना है ना। मैंने बोला था सबको, सब सेट करके देख लीजिए, सेट में से क्या आपकी परफॉर्मेंस आ रही है, एक बार उसको मेजर कर लीजिए, आलस से कुछ नहीं होगा। 5 7 8 सेट सॉल्व करिए, सबके सेम होते हैं। उन सेट को सॉल्व करके सेक्शन वाइज लिखिए। रीजनिंग में मेरे पहले सेट में 12 आए, एक में 15 आए, एक में 18 आए, फिर मेरे इंक्रीज ही होने शुरू हो गए, 16 17 19 और एक में 20, ऐसे करके हमारा काम हो रहा है। तो फिर रीजनिंग से पता चल जाएगा ना, शुरू वाले में कम आए, अच्छा फिर आप लॉजिक समझ के फिर सही हो रहा है, ठीक है। इंग्लिश में कि कितने जा रहे हैं, हिंदी में कि कितने जा रहे हैं, ठीक है, और फिर एप्टीट्यूड में कितने जा रहे हैं। जीके मतलब जब आप ये 4 सेक्शन देख लो, फिर जीके तो रोज का आपने 1 घंटा बांध लिया कि रोज मुझे ये चेक पढ़नी है, वो मैं बता दूंगा किस तरीके से कौन सी चीज कहाँ से पढ़नी है ना। और इनमें भी आपकी मैं काफी मदद कर सकता हूँ, बट मुझे ये तो पता चले ना आपका रीजनिंग पार्ट कमजोर है, ये पार्ट कमजोर है, सारे ही कमजोर हैं। और कमजोर हैं तो कितने हैं, आप 12 भी नहीं ला पा रहे, 5 6 आ रहे हैं क्या, और इंग्लिश में बिल्कुल ही नहीं आ रहे क्या, या मान लो 10 12 आप आ रहे हैं, हिंदी में 8 10 आ रहे हैं, या कितने आ रहे हैं। तो एटलीस्ट ये काम करिए और मुझे बताइए, अदरवाइज टेक्निकल पढ़ने का भी कोई फायदा नहीं होगा। समझ रहे हो आप बात। मान लीजिए आप नॉन टेक में 100 में से ला रहे हैं 60, है ना, तो यहाँ 100 में से अगर पेपर अच्छा आया तो 80 प्लस स्कोर कर सकते हो, मगर पेपर में कंप्यूटर साइंस की 70 क्वेश्चन आए तो 80 थोड़ी कर दोगे, तो फिर स्कोर घट जाएगा कि मतलब 70 में 60 आप अच्छे से कर पाए, ठीक। तो यहाँ तो 60 ही रह गए, फिर 60 60 120, पिछली बार तो क्लियर हुआ नहीं था। अब अगर यहाँ पे, ये तो जनरल सेक्शन सबके लिए कॉमन है, और बच्चों सही बता रहा हूँ मैं, आराम से 80 बच्चे स्कोर कर लेते हैं, 75 से 80 इजिली। आपको थोड़ा एफर्ट बढ़ाने 75 से 80 पहुंच सकते हो आप। अब 75 भी आप यहाँ से मान लीजिए अपने लीस्ट कैटेगरी पे भी आप रहते हैं, तो भी आपको नॉन टेक सेक्शन से अगर हम 130 भी कट ऑफ मानेंगे, तो आपके पास 55 मार्क्स ही लाने हैं ना। पेपर कहीं से भी कितना भी उल्टा सीधा सेट कर दे, 55 ही नहीं आएंगे क्या। और पेपर अगर सही सेट हो गया ना अच्छे लेवल का, तो फिर आप जनता से यहीं पे काफी स्कोर कर लेंगे कि यहाँ पे भी 5 10 कम हो गए, स्टिल आप यहाँ से जीत सकते हैं। लेकिन मैं वर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ, इन केस पेपर सही नहीं बना, फिर आपको क्या करना पड़ेगा भाई, फिर टेक्निकल भी बेकार था, टेक्निकल टेक्निकल का पेपर अच्छा नहीं